हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से संगीत के इस नए सेशन में आपके अपने चैनल जीना नॉलेज पर। और मैं हूं अमित कुमार। देखेंगे दोस्तों, आज जो प्रश्न देखेंगे हम लोग बीपीएससी नीट ईएमआरएस डीएसएसबी के लिए जो है आप लोग खास जो है आप लोग के लिए प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की, ईएमआरएस की, डीएसएसबी की, नेट की। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रहने वाला है। ठीक है, जिस तरह से कंपटीशन को देखा जा रहा है दोस्तों, तो उस कंपटीशन के हिसाब से जो आपके प्रश्नों को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे सेशन को। लेकिन दोस्तों उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो आपके पास पहुंचता रहे। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आपको जीके जीएस के भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है साथ में इसका जीके जीएस भी देख सकते हैं, जो आपके पूछे जाते हैं जनरल पेपर के अंतर्गत में। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रबंध की धातु से संबंधित नहीं है। दोस्तों प्रबंध की धातु से जो संबंधित नहीं होगा वो कौन सा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रबंध के कितने धातु हैं, तो प्रबंध के 4 धातु हैं। दोस्तों कौन कौन से हो जाते हैं, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग, ये 4 प्रकार के धातु होते हैं उसके। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो उद्ग्राह होता है, एक ध्रुव होता है, ध्रुव, मेलापक ऑलरेडी दे रखा है, मेलापक, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक, और एक होता है आपका आभोग। ये आपके 4 प्रकार के हो जाते हैं प्रबंध के धातु। लेकिन कौन सा नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होता है एक तेनक यहाँ पे। ठीक है, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग ये 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन तेनक क्या है दोस्तों, तेनक, पाठ, ताल, ये सब क्या है, जरा आप लोग कमेंट कीजिए अगर ये बात अगर आप जानते हैं। तो वैसे तो मैं बताता ही हूँ, तो मैं बताऊंगा अगले सेशन में, लेकिन आप यहाँ पे कमेंट कीजिए कि ये पद, तेनक, पाठ, ताल ये सब क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर का कि ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए ध्रुवा गीत की अगर हम बात कर ले तो ध्रुवा गीत का उल्लेख किसने किया था, भाई भरत ने किया था। ठीक है, भरत ने किया था ध्रुवा गीत का उल्लेख। और ये जो ग्रंथ हो जाएगा, ये कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, ये आपका नाट्यशास्त्र हो जाएगा, 4वीं या 5वीं शताब्दी का माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा नंबर का कि केवाड़ शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों देखिए नीट लेवल का प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो आप लोग जो है बने रहिए। और साथ ही हम बताएं, जैसा कि आपको डीएसएसएसबी के लिए और ईएमआरएस के लिए, तो आप लोगों के लिए भी फायदा मिलने वाला है, क्योंकि संगीत का एक दायरा है दोस्तों, और इसी के अंदर से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपके नीट हो या फिर आपके बीपीएससी हो या ईएमआरएस या फिर डीएसएसएसबी में हो, तो सभी प्रकार के लिए यहाँ पे उपयोगी होने वाला है। तो आप लोग सभी लोग देखिए इस चीज को। ठीक है, देखिए केवाड़ शब्द जो है वो किससे संबंधित है, क्या वो प्रबंध है, जाति है या ताल है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा जाति प्रबंध हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, केवाड़ जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रबंध हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि इसको केवाड़ को जो है दोस्तों त्रिवट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, त्रिवट। ठीक है, याद रखिएगा त्रिवट के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्रश्न बनेगा कि केवाड़ को अन्य किस नाम से, तो त्रिवट के नाम से। त्रिवट को और क्या कहा जाता है, तो केवाड़ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है नंबर 4 हमारा कि प्रबंध की कितनी जातियां मानी जाती है। देखिए हम बताए थे आपको ऊपर में प्रबंध की धातु कितने, धातु 4, लेकिन यहाँ पे जातियों की जो संख्या हो जाएगी, जातियां कितने हो जाएंगे, 5। अगर 6 की हम बात करें तो 6 क्या हो जाते हैं, प्रबंध के 6 अंग हो जाते हैं। ठीक है, 4 क्या हो जाते हैं, 4 धातु हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जातियां पूछा गया, जातियां कितने हो जाएंगे, जातियां आपकी हो जाएंगी 5। कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों, देखिए आपका एक हो जाता है मेदिनी। ठीक है, मेदिनी हो जाता है। और क्या होता है, अगला है आनंदनी, दीपनी, भावनी, आनंदनी, आनंदनी, दीपनी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दीपनी, भावनी, और एक और क्या हो जाता है आपका, 4 हो गया। और एक और क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है तरावली। ठीक है, तरावली। ये 5 प्रकार के जातियां हो गए, किसके, प्रबंध के जातियां हैं। मेदिनी, आनंदनी, दीपनी, भावनी और तरावली, ये 5 प्रकार की जातियां हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मंजी खां किस विधा के गायक थे। देखिए मंजी खां अगर हम बात कर ले तो मंजी खां किसके पुत्र थे, तो आपके जो अतरौली जयपुर घराने के संस्थापक कौन थे, उन्हीं के ये पुत्र थे। चलिए कमेंट कीजिएगा अतरौली जयपुर घराने के संस्थापक कौन है, उन्हीं के पुत्र हैं मंजी खां। तो ये पूछा जा रहा है कि किस विधा के गायक थे। दोस्तों ध्रुपद के नहीं थे, ठुमरी के भी नहीं, ये जो थे आपके सही जवाब हो जाएगा ख्याल, ख्याल विधा के गायक थे मंजी खां। तो इससे इनका घराना भी पता चल गया है कि कौन सा घराना हो गया। चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब दोस्तों बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा जाता है, जब क्वेश्चन को हार्ड बनाया जाएगा तब ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को जो है हर तरफ से जो है सजग रहना है, हर तरफ से तैयार रहना है। चलिए देख लेते हैं कैसा हार्ड है। तो ये आपका जनरल कर्नल के नाम से कौन
प्रसिद्ध था? देखिए जनरल कर्नेल के नाम से जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं वो कौन थे? क्या अली बख्श और फतेह अली, क्या राहत फतेह अली और मंजी खां, या नायक बख्शू या कादिर पिया? तो ये क्या हो जाएंगे, इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अली बख्श और फतेह अली। दोस्तों ये दोनों मिलकर जो है किस घराने के संस्थापक माना जाता है? आलिया फत्तू इनको कहा जाता है, ये दोनों को आलिया फत्तू, ठीक है, आलिया फत्तू कहा जाता है। ये जो है आपके पटियाला घराना के संस्थापक माने जाते हैं और इनको क्या जनरल और कर्नल के नाम से भी जाना जाता है। फतेह अली बख्श और फतेह अली को, अली बख्श को जनरल और फतेह अली को आपको कर्नल, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7वां नंबर हमारा प्रश्न है कि इनमें कौन सा राग संधि प्रकाश है? देखिए संधि प्रकाश राग क्या होता है, जिसमें क्या होता है रे और ध जो है आपका क्या प्रयोग होता है, कोमल प्रयोग हो जाता है। और ये गाए कब जाते हैं? 4 से 7 जो है प्रातः तथा सायंकाल में गाया जाता है। तो आपको बताना है इसमें संधि प्रकाश राग कौन सा है। तो इसमें जो संधि प्रकाश राग हो जाएगा आपका पुरिया हो जाएगा। ये आपका मुल्तानी जो है क्या है परमेल परवेशक राग हो जाता है। थाट इसकी हो जाती है तोड़ी, ठीक है। लेकिन पुरिया की थाट क्या हो जाएगी? पुरिया की थाट हो जाएगी आपका मारवा थाट के अंतर्गत आता है पुरिया। और मुल्तानी की तोड़ी, तो ये तोड़ी मुल्तानी क्या हुआ संधि प्रकाश, और पुरिया क्या हुआ ये आपका संधि, मुल्तानी परमेल परवेशक और पुरिया आपका संधि प्रकाश, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मोडूबाई कार्डिकर के गुरु कौन थे? देखिए मोगूबाई कार्डिकर की हम बात कर लेंगे तो इनके गुरु जो है यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा अलादिया खां, हैदर खां और विलायत खां। ये जो है तीनों से शिक्षा ग्रहण की है, इसलिए इसके कितने गुरु हैं? इसके 3 गुरु हो जाएंगे तीनों। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, यानी कि अलादिया खां भी थे, हैदर खां भी थे और विलायत खां भी थे। तो यही जो अलादिया खां है ना, इन्हीं के पुत्र थे मंजी खां, ठीक है, मंजी खां। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर का प्रश्न है कि रामामात्य ने अपने पुस्तक में कितने मेल का वर्णन किया है? भाई रामामात्य का जो पुस्तक है कौन सा पुस्तक है? हम लिख देंगे स्वर मेल कलानिधि, ठीक है। स्वर मेल कलानिधि के पुस्तक के लेखक कौन है? आपके रामामात्य हो जाएंगे। इन्होंने जो है कितने मेल माना है? रामामात्य ने कितने मेल माना है? तो रामामात्य ने मेल जो माना है दोस्तों इस ग्रंथ में कितने मेल? 20 मेल माने हैं। अगर वहीं हम साथ साथ स्वरों की बात कर ले कि रामामात्य ने कितने स्वर माने हैं, तो 7 आपके शुद्ध हो गए और 7 आपके विकृत हो जाएंगे, ठीक है, 7 विकृत। तो ये इसमें आपके हो गए 7 यानी कि कुल मिलाकर 14 स्वर माने हैं रामामात्य ने। स्वर 14 और मेल कितने? 20। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सारंगदेव ने कितने सालंग सुड प्रबंध का उल्लेख किया है? देखिए सालंग सुड अगर हम प्रबंधों की हम बात कर लेंगे तो सारंगदेव ने कितने सालंग सुड प्रबंध का उल्लेख किया है? तो आपके 7 प्रकार के सालंग सुड का उल्लेख किया है। कितने प्रकार दोस्तों? 7 प्रकार के। और हम शुद्ध सुड की हम बात करेंगे तो वो 8 प्रकार के हो जाएंगे। 8 शुद्ध सुड के, शुद्ध सुड पर कितने प्रकार? 8 प्रकार। और सालंग सुड के कितने? 7 प्रकार के सालंग सुड का वर्णन किया है सारंगदेव ने। कौन से ग्रंथ में? तो संगीत रत्नाकर में। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है मोहम्मद दबीर खां के शिष्य कौन थे? देखिए दबीर खां की अगर बात आ रही हो तो दबीर खां के जो शिष्य हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा क्या जवाब हो जाएगा? चलिए फटाफट आप लोग पहले कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके। और इसका जो जवाब रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, राधिका मोहन मैत्री, ठीक है। ये है दबीर खां इसके शिष्य हैं। दबीर खां इसके शिष्य हैं। अगर पूछा जाएगा कि राधिका मोहन मैत्रेय के गुरु कौन है, तो दोस्तों ऑप्शन हमारा जाएगा दबीर खां के साथ, ठीक है, आंसर जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा नंबर 12 है भंजनी किसका प्रकार है? देखिए भंजनी है किसका प्रकार है? भंजनी होता है, भांजनी लिखा गया है। तो भंजनी जो है ये किसका प्रकार है? क्या गीति का है, प्रबंध का या मूर्छना का है? इसका जो जवाब होने वाला है भंजनी वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो जवाब होगा 12 का वो हो जाएगा बी, प्रबंध, ठीक है। भंजनी किसका प्रकार है? प्रबंध का प्रकार है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? जयपुर सैनिया घराने में सितार में कितने पर्दे होते हैं? क्या 18, 19, 20 क्या होते हैं? कितने होते हैं? जरा जवाब दीजिएगा आप लोग। जयपुर सैनिया घराने में सितार में कितने पर्दे होते हैं? यानी कि जयपुर का जो सैनिया घराना का जो सितार होता है ना उसमें पर्दों की संख्या बतानी है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें 20 पर्दे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि हरिणस्वा है क्या षड्ज ग्राम की मूर्छना है, मध्यम ग्राम की मूर्छना है या गांधार ग्राम की मूर्छना है? लेकिन इन्हीं तीनों में से एक जवाब है। इसका जवाब क्या होने वाला है? इसका जो जवाब होगा हरिणस्वा जो हो जाएगा आपका मध्यम ग्राम की मूर्छना है, ठीक है, मध्यम ग्राम की मूर्छना है हरिणस्वा। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा नंबर 15 अनंत मनोहर जोशी किस नाम से प्रचलित है? क्या अम्पटे बुआ या फिर अंतो बुआ या आनंदी बुआ? कौन सा इनका जवाब हो जाएगा? इसका जवाब क्या रहेगा? अनंत मनोहर जोशी। इनके हम गुरु की बात कर लेंगे तो ये आपके हो जाएंगे कौन? इनके जो गुरु हो जाएंगे वो ईचल करंजीकर हो जाएंगे, ईचल करंजीकर, ठीक है, करंजीकर।
ये आपके गुरु हो जाएंगे किनके, अनंत मनोहर जोशी के, यानी कि इनका जो कहा जाता है अंतो बुआ इनका नाम है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर का, यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ। देखिए ये करंट में अभी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है दोस्तों इनका, इसलिए मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो इसको मैंने शामिल कर लिया है, और इसको आप लोग VVI की श्रेणी में जरा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्या थी, यामिनी कृष्णमूर्ति क्या थी, ये थी नृत्यांगना। ठीक है, क्या थी, ये नृत्य करती थी, ये नृत्यांगना थी। ठीक है, तो इनका जो निधन हुआ है कब हुआ है, तो इनका जवाब हो जाएगा 3 अगस्त 2024। दोस्तों आज का डेट क्या है, बस कुछ ही दिन पहले हुआ है इनका मृत्यु, 3 अगस्त 2024 को इनका मृत्यु हुआ है यामिनी कृष्णमूर्ति का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि पंचमुख वाद्य का संबंध किस प्रदेश से है। देखिए वाद्यों में जो है ये आपका पंचमुख कैसा वाद्य है, ये जो हो जाएगा आपका अवनद वाद्य हो जाएगा। कैसा वाद्य, अवनद वाद्य। इसमें जो होते हैं एक तरह के जो है आपके, इसमें और 5 मुख होते हैं, इधर इधर इस तरह से 5 मुख होते हैं और एक मुख पतला सा ऊपर, और सब में क्या होता है, चमड़ा मढ़ा हुआ होता है, इन सभी पे क्या होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पंचमुख पड़ा है। तो पंचमुख का पूछा जा रहा है कि ये कौन सा प्रदेश का वाद्य है, तो जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि कश्मीर के वाद्य को पहचाने। कश्मीर का कौन सा वाद्य भाई, देखिए आपसे अगर पूछेगा संतूर, तो संतूर तो आप बता ही देंगे कि कश्मीर का वाद्य, लेकिन साथ में यहाँ पे जो जवाब हमारा होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका तुम्बकरनी जो है आपका, ये भी क्या है, तुम्बकरनी, ये भी आपके कश्मीर के वाद्य हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा संतूर और तुम्बकरनी जो है ये आपके कैसे वाद्य हैं, कहाँ के वाद्य हैं, तो ये आपके कश्मीर के वाद्य हैं। संतूर आपका तत्वाद्य हो जाता है, लेकिन आपका तुम्बकरनी जो है ये आपके घन में चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा कि किस विद्वान ने रस सिद्धांत का अनुमतिवाद के रूप में निरूपण किया है। तो किस विद्वान ने रस सिद्धांत का अनुमतिवाद के रूप में निरूपण किया है, इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो रस सिद्धांत का जो जो अनुमतिवाद के रूप में जो निरूपण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, भट्ट शंकुक। ठीक है, भट्ट शंकुक हो जाएंगे, इसका जवाब भट्ट शंकुक। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर का प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार निर्गित ध्रुवाओं को नाट्य के किस भाग में गाने का निर्देश है। देखिए प्रश्न जो है इतना इजी भी नहीं है दोस्तों और ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो ऐसे जो है ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये नीट लेवल का प्रश्न है और नीट में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये सब प्रश्नों को इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपके जो है बीपीएससी का भी कंपटीशन बढ़ गया, ईएमआरएस का भी और डीएसएस का भी, आपका सबका जो है कंपटीशन जो है दोस्तों थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए ये सब प्रश्नों को देखकर करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है रेगुलर आप लोग को ऐसी प्रश्न दे चल रही होगी, आप लोग जाके कुछ थ्योरी क्लास भी है उसको भी देखिए, और अगर चाहते हैं कि आप एक बार में जो है इस बार अगर बैठ रहे हैं टीआरई 4 के लिए, एक बार में बीपीएससी क्रैक कर जाए, तो आपको जितना भी सेशन पड़ा हुआ है चैनल पे दोस्तों, वो सभी सेशन को आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैंने डिटेल्स में क्लास में बताया है उन सभी चीज़ों पे आपको गौर करना पड़ेगा। तो एक बार सारा सेशन जो है आप लोग देखते रहिए, बारी बारी से आप लोग का सारा जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अदर जगह भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है चैनल्स हैं आजकल, तो आप लोग जो है हर जगह देखते रहिए, हर किसी का देखिए, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी जिसकी क्लास आपको फिर बेहतर लगे उसको देखिए और तो देखते रहिए दोस्तों। लेकिन चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो जवाब देना है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार निर्गित ध्रुवाओं को नाट्य के किस भाग में गाने का निर्देश है। तो कौन सा भाग हो जाएगा भाई, तो इसका जो है जवाब हो जाता है इसका पूर्व रंग। ठीक है, इस भाग को जो बोला जाता है वो पूर्व रंग बोला जाता है, ये पूर्व रंग के नाम से ही जाना जाता है। इसी में जो है निर्गित ध्रुवाओं को नाट्य को गाने का जो है आपका निर्देश दिया गया है, किसमें, पूर्व रंग में। ठीक है, आगे देख लेते हैं 21 नंबर का प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों सुमेलित नहीं है, सेवर्ट क्या है, सेवर्ट दूरी मापते हैं ना, सेवर्ट में दूरी मापा जाता है। तो देखिए लघु अर्ध स्वर की दूरी 21 सेवर्ट होती है, तो इसमें से सुमेलित कौन नहीं है, हाँ या ना में इसको जवाब देना होगा। ठीक है, तो देखिए आपका अगला है 7 से 7 तक का अंतराल 301 सेवर्ट का होता है। लीमा का जो सेवर्ट है उसको 23 सेवर्ट को लीमा बोलते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए आपको मैं बता दूं कि ये भी सही है, लीमा 23 सेवर्ट और आपका 7 से 7 का अंतराल भी 301 सेवर्ट होता है, लेकिन कौन सा नहीं होता है, तो नहीं होने वाला जो है आपका हो जाएगा लघु अर्ध स्वर, जिसमें कि आपके क्या होते हैं 21 सेवर्ट नहीं होते हैं, इसमें आपका 18 सेवर्ट होते हैं। तो इसलिए हमारा सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए यही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, क्योंकि 21 यहाँ पे है, 18 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, ध्रुपद में कौन सा तत्व पाया जाता है।
तो ध्रुपद में जो प्रयोग होता है दोस्तों, कौन सा तत्व का प्रयोग होता है? क्या गमक का होता है, मींड का होता है, उपज का होता है, उपरोक्त में से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जवाब जो रहने वाला है दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि गमक भी प्रयोग करते हैं, मीड भी प्रयोग करते हैं और उपज भी प्रयोग होता है, इसलिए आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को देखिए, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो जीना नॉलेज के नाम से आप लोग जीना नॉलेज के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है इसका मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। तो यहाँ पे जो है आपका तीनों हो गया, इसलिए हमारा जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? 23 नंबर का प्रश्न है कि संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों देखिए, संचारी भाव जो है उसको किस नाम से जानते हैं, तो आपको बता दूं कि ये आपका वित्त कर्मचारी भाव नहीं होगा, क्रमिक भाव भी नहीं, इसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है किसको? संचारी भाव को, ठीक है? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का कि वाण वीणा में कितनी तंत्रियां होती है? तंत्रियां जहां लगा हुआ रहेगा तो वो वाद्य कैसा होगा? तो वो तत्वाद्य होगा, ठीक है? तो पूछा जा रहा है 50 जी नहीं, 21 जी नहीं, बिल्कुल यहाँ पे जितना होगा यानी कि पूरे के पूरे कितने हो जाएंगे? पूरे के पूरे 100 हो जाएंगे। किसमें? वाण वीणा में कितनी तंत्रियां? तो 100 तंत्रियां, याद रखना है आपको। आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि द म्यूजिक ऑफ इंडिया, द म्यूजिक ऑफ इंडिया, ठीक है, के लेखक कौन है? तो द म्यूजिक ऑफ इंडिया के जो लेखक हो जाएंगे ये आपके जवाब क्या हो जाएंगे? हर्बर्ट ए पोपली। हर्बर्ट ए पोपली जो है आपके जवाब हो जाएंगे, द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि दसविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दसविध राग वर्गीकरण जो है किनके द्वारा किया गया था? पंडित सारंग देव के द्वारा, ठीक है? सारंग देव के द्वारा दसविध राग वर्गीकरण किया गया था। तो ये जो जवाब हो जाएगा इसका क्या क्या हो जाएगा? इनका ग्रंथ संगीत रत्नाकर हो जाएगा। तो दसविध राग वर्गीकरण का उल्लेख संगीत रत्नाकर में मिलता है। और किन से इंस्पायर हो गए? तो ये 72 वेंकटमुखी के 72 मेलों के आधार पर 10 थाट बनाए थे, ठीक है? चलिए आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया के लेखक कौन है? देखिए, इस शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका जो जवाब रहेगा, देखिए पंडित रविशंकर जी नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी है, पंडित भातखंडे, यही जवाब हो जाएगा, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया के लेखक, ठीक है? देखिए सर सौरेंद्र मोहन, यहाँ पे सुरेंद्र हो गया है, सर सौरेंद्र मोहन टैगोर, इनकी एक ग्रंथ है दोस्तों। देखते हैं कितने लोग को जानकारी है इनकी ग्रंथ की, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको जो है बताया है लगभग आज से कुछ दिन पहले, तो आप लोग अगर सारा सेशन देखते होंगे तो आपको याद होगा। चलिए कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुधा कलश द्वारा रचित ग्रंथ है? तो दोस्तों सुधा कलश द्वारा जो रचित ग्रंथ है, तो सुधा कलश द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन हो जाएगा? संगीत चिंतामणि, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपके आचार्य बृहस्पति की है, कैलाश चंद्र देव बृहस्पति की है। भारत भाष्य ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो नान्य देव का है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा हमारा संगीतोपनिषद तो सारोद्धार, ठीक है? संगीतोपनिषद सारोद्धार, यही आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम देखेंगे 29 नंबर का कि सौवीरी किस ग्राम की प्रथम मूर्छना है? भाई प्रथम मूर्छना है ये तो पता चल गया, लेकिन किसकी प्रथम मूर्छना है? किस ग्राम की? क्या षडज ग्राम की, मध्यम ग्राम की, गांधार ग्राम की? ग्राम तो 3 ही होते हैं, तो यही आपके होते हैं 3। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये किस ग्राम की हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, मध्यम ग्राम की प्रथम मूर्छना क्या है? तो सौबीरी है। कभी प्रश्न को ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि मध्यम ग्राम की प्रथम मूर्छना इनमें से कौन है? तो ऑप्शन में आपको सौबीरी भी मिलेगा, तो आपको याद कर लेना है कि मध्यम ग्राम की जो प्रथम मूर्छना है वो आपका सौबीरी है। चलिए आप लोग कोई कमेंट कीजिए कि षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना कौन सा है, ठीक है? चलिए आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कहीं से देखकर भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन कीजिएगा, क्योंकि देखकर जो है आपको कमेंट करने से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है, माइंड उसको एब्जॉर्व कर लेता है, तो क्या होता है वो फिर आप जल्दी भूलते नहीं हैं, इसीलिए मैं कमेंट करने को कहता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, अहोबल ने कितने शुद्ध और कितने विकृत स्वर बताए हैं? भाई अहोबल के कुल स्वर कितने होंगे? हम बता दें आपको एक चीज की 7 शुद्ध जो है आपके 7 शुद्ध, ये सभी ने 7 ही शुद्ध माने हैं, लगभग व्यक्ति जो है आपके 7 शुद्ध स्वर माने हैं। बाद बाकी जो है विकृत की संख्या ही ऊपर नीचे की गई है। तो देखिए आपके ये जो है सारंगदेव माने हैं 7 शुद्ध 12 विकृत,
ये और आपके कितने 29 स्वर हैं, ये किसने माने हैं 29, 29 जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 29 किसने माने हैं। आगे फिर हम लोग देखेंगे 7 शुद्ध और 2 विकृत ये किसने माने हैं, तो ये माने हैं किसने, ये भरत ने माने हैं। और आपको अहोबल के द्वारा बताऊं तो दोस्तों आपको मैं जो कमेंट करने के लिए कहा हूं वही है आपका जवाब। तो 7 शुद्ध और 12 विकृत जो स्वर है आपके किसने माने हैं, ये आपके अहोबल जी ने ही माने हैं, यानी कि कुल स्वर 29 माने हैं अहोबल जी ने। और आपके मेलों की संख्या कर पूछ दिया जाए कि अहोबल ने कितने मेल माने हैं, तो मेल बताइएगा आप लोग 14 मेल माने हैं अहोबल जी भी और श्रीनिवास जी भी। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह से आपके हो गए। अब आगे देखते हैं यहाँ से जी के जीएस वाला जो है सेशन जो आपका है चालू होने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या, जीके और जीएस देख लेते हैं कि जीके जीएस में दोस्तों देखिए जीके जीएस का वही प्रश्न आप लोग के पास जो है आया हुआ है जो कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि वही सब प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग के साथ जो है जीके जीएस का शेयर जो है किए हैं हम सेशन को। चलिए थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्नों को क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न हमारा जीके जीएस का 68 तक हम कल करवा चुके थे। देखिए अब यहाँ प्रश्न है हमारा क्या बोल रहा है कि 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं। भाई वो संकरी जल पट्टी जो क्या करती है 2 सागरों अथवा जलाशयों को जो जोड़ती है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जल डमरू मध्य। ठीक है, उसको कहेंगे क्या, जल डमरू मध्य कहा जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा क्या है 70 नंबर का प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है। यानी कि भूकंप की जो हम तीव्रता मापते हैं उसकी पैमाने को क्या कहते हैं, उस पैमाने को कहते हैं दोस्तों रिएक्टर पैमाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा रिएक्टर पैमाना। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक जो हैं चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 ईस्वी में रिएक्टर पैमाने को जो है विकसित किया था, यानी कि उसका आविष्कार किया था। कौन, चार्ल्स रिएक्टर। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 71 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है। तो पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज का जो क्षेत्र है दोस्तों वो किस लिए, वो आपके कोयले के लिए विख्यात है। याद रखिएगा रानीगंज जो है आपका कोयला के लिए विख्यात है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 72 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है। यानी आरक्षण किस संस्था के द्वारा मिलती है भारत में महिलाओं को। तो इसका जो जवाब होगा 72 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज की संस्थाएं। ठीक है, पंचायती राज की संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को आरक्षण मिलता है भारत में। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हमारा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत चुनना है, इसमें से गलत कौन सा हो जाएगा। देखिए हमारा जो 73 का जो आंसर जो होने वाला है गलत हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, ये बिल्कुल गलत है। और सही वाले में हम देखें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो धर्मनिरपेक्षता की तो यही तो कहानी है ना। और क्या आगे, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने की अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरे धर्म पर आघात पहुंचाए बिना अपने धर्म का प्रचार का अधिकार होता है, यानी कि ये जो है ये भी सही है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि यानी दूसरे धर्म को आघात पहुंचाए बिना हम अपनी धर्म की प्रचार कर सकते हैं और धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है 74 नंबर का प्रश्न है, उस संसदीय समिति का जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है वो कौन होती है। उस समिति को क्या कहते हैं, वो कौन सी समिति होती है। इसका जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति का क्या होता है, उसका काम होता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करना। किसका काम होता है, लोक लेखा समिति का। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है किस स्थिति में। इसका जवाब क्या होगा 75 का, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के स्थिति में रीट जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 76 नंबर का प्रश्न हमारा हो जाएगा, क्या है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से
के संविधान से ली गई है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश का संविधान निर्माता जो है आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो वो जो है बहुत सारे देशों से जो है कुछ ना कुछ लेकर जो है हमारा संविधान में संकलित किया गया है, तब हमारा संविधान जो है बना है। तो ये किस देश से नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड हो जाएगा। आयरलैंड हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का क्या तात्पर्य है। देखिए प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र यानी कहने का मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का किससे संबंध हो जाएगा भाई? प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आ जाते हैं? तो ये जो आने वाला है आपका कृषि जो है ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, यानी उत्पादन संबंधित जो भी क्षेत्र है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, यानी कि आपके हो जाएंगे कृषि संबंधी। चलिए 78 देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? उसका जो है कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी बेरोजगारी का क्या मुख्य कारण है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? 78 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, जो है आपका कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ, यानी जनसंख्या का जो है अधिक बोझ अधिक से अधिक कृषि पर पड़ रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा, इसीलिए जो है हमारा छिपी हुई बेरोजगारी का जो है ये प्रमुख कारण है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे बैंकों का जो है विलय कर दिया गया है, तो ये पूछा जा रहा है कि विजया बैंक और देना बैंक भी आपका था, तो उन बैंकों का जो है विलय किस बैंक में किया गया है? तो 79 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है, ठीक है। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 80 जो है सबसे नीचे वाला, ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी? कौन सी नीति? तो कृषि नीति एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी। तो कौन सी नीति थी? नीति को बताना है, तो हमारा जो जवाब हो जाएगा भानु प्रताप सिंह समिति, ठीक है। ये क्या थी? ये जो है कृषि समिति किससे थी? कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी। कौन? भानु प्रताप सिंह समिति। दोस्तों ये जो प्रश्न है ना आपको इसलिए करवा रहे हैं ताकि यहाँ से जो है संभावना आपकी बनेगी, क्योंकि ये जो है बीपीएससी के लिए जो जनरल पेपर का प्रैक्टिस सेट है वही सेट है, आपको वही सेट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जरा सा इसको ध्यान से देखते चले जाइएगा, फिर भी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आगे जो हमारा प्रश्न है 81 नंबर का, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में एनएसएसओ इसके बारे में कहा जा रहा है कि किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो मंत्रालय इसका कौन सा हो जाएगा? ये सब दोस्तों अहम जानकारी है, ये सब भाई बीपीएससी का फ्रेंडली क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इसको जवाब देना है, यानी कि एनएसएसओ कहने का मतलब होता है कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर में काम करता है? तो 81 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा है 82 नंबर का। क्या पूछ रहा है कि बिहार में आए भूकंप में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप कब आया था? ये प्रश्न भाई आप लोग VBI लगाइए, क्योंकि बीपीएससी जो है बिहार से संबंधित प्रश्न भी पूछता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है। किस वर्ष भूकंप का ज्यादा विनाशकारी जो है विनाश देखने को मिला था, वो वर्ष कौन सा था? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी में, यानी कि 15 जनवरी डेट बता दें, 15 जनवरी 1934 में जो है ये भयानक भूकंप आया था, ठीक है। इसमें जो है आपके हम बताएं तो रिएक्टर स्केल पर कुछ इस तरह जो मापा गया, यानी कि इसकी तीव्रता जो था 8 मापा गया था, ठीक है। ऐसे 8.3 बताया जाता है, लेकिन एक लगभग 8 मापा गया था। चलिए आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली, यहां क्या पूछ रहा है? प्रथम भारतीय। देखिए अगर प्रथम महिला लगाए तो आपको एनी बेसेंट का जवाब देना है, लेकिन अगर भारतीय महिला लगा दे, प्रथम लगा दे, तब आपके हो जाएंगे सरोजनी नायडू, जवाब देना है, ठीक है। सरोजनी नायडू, क्योंकि ये भारत की थी, लेकिन ये जो एनी बेसेंट थी ये यूरोपीय महिला थी, यूरोप की महिला थी एनी बेसेंट। तो अगर प्रथम महिला केवल पूछे तो एनी बेसेंट, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू, ठीक है। 1925 के ये कानपुर अधिवेशन में, 1925 के
कानपुर अधिवेशन में इनको क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, किनको, सरोजनी नायडू को। और ये जो आपके एनी बेसेंट हैं, ये पहली बार बनी थी 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी एनी बेसेंट, और 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू। आगे देखिए अगला प्रश्न 84 नंबर का कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम, यानी कि आपका पूछा जा रहा है सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचानें, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस प्रकार से चुनना है। तो इसका जो जवाब होगा 2011 के जनगणना के अनुसार, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा जवाब हो जाएगा। इसमें सबसे पहला नंबर जनसंख्या में आता है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार का तीसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 85 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है। यहां पे है दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता खाली स्थान थे। तो भारत की जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा थी 85 नंबर हम देख रहे हैं, इसके जो है आपके जो है रचयिता कौन माने जाते हैं राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के, तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे 85 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव थे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 86 नंबर का, ये जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सीटें निर्धारित है। 86 बिहार से लोकसभा के लिए हम सीटों की हम बात कर ले तो लोकसभा की बिहार से 16 सीट है। ठीक है, 16 सीट जो है आपके बिहार से हो जाते हैं, लेकिन वहीं हम अगर लोकसभा की अगर हम बात कर ले तो लोकसभा की हम बात करेंगे तो लोकसभा में बिहार के कितने सीट हैं, बिहार के 40 सीट हैं, कहाँ, लोकसभा में। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन है। 87 नंबर जो है आपका जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जूट उत्पादन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जिला आपका है पूर्णिया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, यानी कि पूर्णिया जो है बिहार में जूट उत्पादन के लिए अग्रणी जिला माना जाता है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 88 नंबर का, बिहार का सबसे गर्म जिला निम्नलिखित में से कौन है। 88 ऑप्शन नंबर हमारा क्या जवाब होगा, क्या पटना, गया, रोहतास या फिर किशनगंज। इसका जो जवाब होगा सबसे गर्म जिला के अंतर्गत में गया आता है। ठीक है, सबसे गर्म जिला गया हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 89 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दादरा एवं नागर हवेली के मध्य से, यानी कि हवेली से होकर गुजरती है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, क्या जवाब हो जाएगा, दादर और नागर हवेली के बीच से जो गुजरने वाली नदी है वो कौन है, वो आपका हो जाएगा दमन गंगा। ठीक है, दमन गंगा जो है आपके ये कहां से, दादर और नगर हवेली के बीच से निकलती है। अब बढ़ेंगे हम आगे, जो देखेंगे नंबर 90 प्रश्न देखेंगे, क्या है नंबर 90, छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखिए छलिया एक प्रकार का नृत्य है, तो छलिया जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये आपके केवल संगीत में ही नहीं, जनरल पेपर में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस दृष्टिकोण से आपको हो सकता है कौन सा चीज़ जनरल पेपर में भी पूछ दिया जाए, तो आपको देखना है। तो 90 जो है 90 नंबर का हमारा जो जवाब होगा छलिया नृत्य जो हो जाएगा, इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना है उत्तर प्रदेश के बाद जो है बगल में उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश को आप याद नहीं रखना है। छलिया यानी कि छलिया जो है, छलिया कृष्ण थे ना, कृष्ण को छलिया, तो ये उत्तर प्रदेश से कृष्ण थे वृंदावन में, उत्तर प्रदेश, तो बगल का राज्य उत्तराखंड, तो छलिया कहाँ का, उत्तराखंड का। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है हमारा 91 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित है। देखिए यहाँ पे आपको साइंस का जो है प्रश्न देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो जवाब होगा क्या हो जाएगा, स्पंज। इसमें क्या होता है, श्वसनी और उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं, कौन, स्पंज होते हैं। ठीक है, स्पंज, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है, विषम परमाणुक अणु नहीं है। तो 92 का जो जवाब होगा ये आपका हो जाएगा P4। क्या हो जाएगा, P4, ये आपका क्या होगा, ये
ये आपका विषम परमाणुक अणु नहीं है P4, ठीक है। यानी कि ये क्या है, श्वेत फॉस्फोरस के अणु के चारों फॉस्फोरस यानी परमाणु एक नियमित क्या होता है, चतुष्फलक होता है, चतुष्फलक, और उसके चारों कोण पर जो है ये स्थित होते हैं P4, इसीलिए इसको P4 कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो क्या है 93 नंबर का। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है। देखिए ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी यानी कि होता है ना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपको इसमें क्या पूछा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि नहीं होती है, क्या विस्थापन के साथ, वेग के साथ, ऊंचाई के साथ या दूरी के साथ। तो आपके जो है स्थितिज ऊर्जा वाला जो है किसके साथ नहीं होगा, इसका जो जवाब हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई के साथ वृद्धि नहीं होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। आप कोई चीज स्थित है उसको आप कितना भी ऊंचाई पे उसको ले जाएं तो उसमें कोई वृद्धि नहीं देखने को मिलेगा। चलिए 94 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिकतम होता है, क्या गैस में, तरल में, ठोस में या निर्वात में। देखिए गैस, यहाँ पे तरल जो है आप लोग इसको द्रव भी समझ सकते हैं, द्रव उसी को कहते हैं, ठीक है। तो द्रव या तरल कह सकते हैं। तो किस में होता है, ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात में। तो ध्वनि का जो है किस माध्यम में अधिकतम जो है आपका होता है प्रवाह, तो ये आपके हो जाएंगे, आपका जो जवाब होगा 94 का वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि ठोस में होता है, ना ही गैस में ना ही तरल में। आपका किस में ज्यादा होगा, ठोस में होगा। और निर्वात में तो भाई शून्य होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा ध्वनि का प्रवाह, क्योंकि वहां क्या होंगे, जब हवा नहीं होंगे, तो हवा जब नहीं होंगे तो वहां पे जो है क्या होता है, छोटे छोटे जो कण होंगे वो स्वरों को क्या करते हैं, एक कण दूसरे कण को आंदोलित करते हुए जो है पहुंचाते हैं। तो वहां पे आंदोलन नहीं होगा, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, निर्वात में क्या होगा कि स्वर जो है प्रस्तार नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो स्वर निर्वात तो बिल्कुल काट ही देना है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है 95 नंबर का कि यौगिक CH3 का क्या नाम है। देखिए CH3 ये जो नाम है दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहां पे आपको एथेन मिला होगा देखने को, एथेन। तो ये एथेन का सूत्र है CH3, लेकिन अगर CH4 लगा देगा वहीं पे तो ये हो जाएगा मीथेन, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इथेन हो जाएगा, ठीक है। CH4 मीथेन, CH3 इथेन। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ का जो प्रश्न है हमारा 96 नंबर का जो लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, यानी कि किसके द्वारा हमें जो है पता चलता है कि रासायनिक क्रिया भाई हुई है या फिर नहीं हुई है। तो 96 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपका देखिए रंग बदलना, जी, प्रक्रिया होगा तो रंग भी बदलेगा, प्रक्रिया होगा तो अवस्था में भी परिवर्तन आएगी, प्रक्रिया होगा तो गैस का कुछ ना कुछ उत्सर्जन भी होगा। इसलिए जो जवाब हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से ये सभी, यानी ये सभी जो है आपके सही हैं। ये सभी के द्वारा पता चलेगा हमें कि रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये थे आपके दोस्तों आज के प्रश्न, और जो है आप लोग बोले हैं जैसा कि आप लोग के लिए जीके जीएस सेशन करवाने के लिए, तो आपको बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। अब ऐसे ही रेगुलर मैं करवा दिया करूंगा, साइंस के हो या फिर आर्ट्स के हो, जो भी आपके जनरल पेपर में पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आप लोग फटाफट जो है मुझे कमेंट कीजिए कि सेशन आज का जो है आप लोगों को कैसा लगा है, और हम दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले सेशन में नए नए प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो जब तक के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। तो दोस्तों ओके, मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, तैयारी अच्छे से कीजिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।